12 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तो इनकी पहचान सिर्फ योग गुरु की थी, लेकिन आज दुनिया इन्हें बिजनेस टाइकून के तौर पर भी जानती है। बात बाबा रामदेव की हो रही है और बाबा रामदेव सत्ता के गलियारों में भी खासा दखल करते हैं। लेकिन आज पंचकुला के मोरनी हिल्स में हम इसलिए यहाँ पहुँचे हैं बाबा रामदेव के हर्बल गार्डन में, क्योंकि ये एक नई खोज की है पतंजलि योगपीठ की तरफ से और यहाँ हर्ब्स उगाई जाएंगी जिनको कि अलग अलग उत्पादों में इस्तेमाल किया जाएगा। लंबी बात करेंगे उत्पादों की भी, लेकिन फिलहाल पहले जान ले कि आखिरकार बाबा में ऐसा क्या करिश्मा है कि हिमाचल से लेकर झारखंड तक हर्ब गार्डन लगाने के लिए सारी सरकारें दरवाजा खोल देती हैं। देखिए, वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट का ये आइडिया पहली बार यहाँ एग्जीक्यूट हुआ है। ये तो पूरी दुनिया में करीब 4 लाख पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होते हैं, उसमें 70,000 से ज़्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियों के ऊपर हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया सैकड़ों साइंटिस्टों की टीम के नेतृत्व में पूज्य आचार्य वात्सल्य जी ने तैयार किया। और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं इसके आजू बाजू में सैकड़ों हेक्टेयर ये ज़मीन है और इस पर करीब 1100 प्रकार के औषधीय पौधे उनको आइडेंटिफाइड किया है। और आपको ये खुशी भी होगी कि मोरनी के 4-5 जो टॉप के जर्नल्स हैं वर्ल्ड के, उनमें यहाँ के रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। यहाँ करीब 2000 रुपये किलो बिकने वाला बनफसा, करीब 1500 से लेकर के 2000 रुपये किलो बिकने वाली हरड़, माने 500 से नीचे तो उसका कभी दाम होता ही नहीं। यहाँ के लोगों का उसको 100-150 रुपए से ज्यादा हरड़ तो कड़वी होती है, लेकिन सियासतदान उसको मीठी समझ के खाकर आपको जमीन दे देते हैं। देखो, हमारी कोई जमीन नहीं ली हमने, खाली काम किया। करीब 50 करोड़ रुपए पतंजलि योगपीठ ने यहाँ खर्च किए खाली अपने भारत के वैभव को जानने के लिए। पूरी दुनिया में पटियाल जी करीब 100 लाख करोड़ रुपए के मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट्स की मार्केट है। भारत का उसमें बहुत बड़ा दखल हो सकता है क्योंकि आयुर्वेद का जनक भारत देश है, जिसने पूरे वर्ल्ड को पहला हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिकल, टैक्सेशन, सोशल, स्पिरिचुअल सिस्टम दिया, वो भारत देश। लेकिन हम पिछड़ गए थे। यहाँ आज के इस अनुष्ठान से स्वास्थ्य और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे, इस संकल्प के साथ आज यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई और इसको ऑर्गेनिक क्लस्टर का भी दर्जा सरकार ने देने की बात कही है। उससे यहाँ के किसानों को 1.5 से 2 गुना दाम भी मिलेगा, क्योंकि कर्ज माफ़ी किसानों के एक फायदे का एक पहलू हो सकता है। उनके जो प्रोड्यूस है, उत्पाद हैं, उनको लागत कम लगे उनमें, उनको बिजली, खाद, पानी, बीज से लेकर के और उनके वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आप मानते हैं कि कर्जा माफी एक पहलू है? एक पहलू है और उसके साथ और भी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ, किसान के दर्द को मैं जानता हूँ और 70 सालों में 7 वेतन आयोग बन गए। किसान आय आयोग कहाँ बना भी था? भारत का किसान हमेशा रामदेव जी दुखी क्यों रहता है? इसकी वजह सियासत है या जमीन है? देखिए, जमीन तो ये तो माँ है और इसी में हम सब पैदा हुए, अंततः इसी में मिलेंगे। माँ की सेवा करते हुए हमेशा रोता है वो। हाँ, इसीलिए, क्योंकि सियासतदानों का रोल शायद ठीक नहीं रहा। इसमें गड़बड़ क्या हुई, किसान की कोई बिरादरी नहीं है। दरअसल 36 जात के लोग खेती करते हैं और भारत की राजनीति अभी भी कास्ट बेस्ड है। भले कोई जाति मुक्त राजनीति का नारा दे, मैंने कोई हिंदुस्तान के अंदर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखा, चाहे वो सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन कहते हो या राजनीतिक अपने आप को, सभी लोग जब टिकट देते हैं तो जाति के नाम पर देते हैं, वोट लेते हैं तो जाति के नाम पर लेते हैं। जाति और मजहब के बंटवारों में जाति मजहब के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। तो अब इस बात की जरूरत है कि किसान एकजुट हो जाए ना देश के। तो जैसे मैंने कहा ना, 7 वेतन आयोग बन गए, तो उन पे लाठियां चलती हैं एकजुट होते हैं तो। अभी दिल्ली गए, पानी की बौछारें पड़ी, एक आदमी की मृत्यु हो गई। बात एक की नहीं, किसानों के तो हर दिन मौतें होती हैं। क्या किसान उम्मीद रखे कुछ? आप तो किसानों से जुड़े हुए हैं, इन सरकारों से रखे भी या ना रखे? देखिए, अभी मैं कुछ ज़्यादा बात कह करके मुझे हमारे इस समय ना राजनीतिक असहिष्णुता देश में शिखर पर है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एकदम कहते हैं ना सींग पहनाए हुए हैं। तो वैसे तो पूरा भारत मेरी मातृभूमि है, हरियाणा में कह भाई, उन सींगों से थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं किसान को बचाने की। हाँ, किसान बचना चाहिए और वो देश का अन्नदाता बचेगा तो भारत बचेगा
और भारत आगे बढ़ेगा। यहाँ एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाती है, यहाँ और तमाम तरह के सर्विसेज की बात की जाती है, टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, आईटी की बात की जाती ये है, किसान की बात भी हर पार्टी करती है, लेकिन वो बात ही होती है। क्यों ऐसा होता है? आज़ादी के 70 वर्षों के बाद में एक बार मात्र कुछ दिनों के लिए चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाकी किसान का दर्द जो है महसूस करने वाला कोई देश में प्रधानमंत्री नहीं बना। मौजूदा वाले भी नहीं? मैं इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोई खास वजह टिप्पणी ना करने की? बस एक ही वजह है कि मैंने अभी अपने आप को फोकस किया है योग, आयुर्वेद, हेल्थ, एजुकेशन, भारत की प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़े, मैं अपने देश को बेटर बनाने में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस्ड हूँ। क्योंकि यही नारा तो प्रधानमंत्री ने भी दिया था, मेक इन इंडिया। नहीं, एक बात तो मैं कहता हूँ, देखो प्रधानमंत्री जी की नीयत, नीतियाँ, नेतृत्व बेशक देश के लिए अच्छे के लिए था के है, और इसमें अच्छे काम भी उन्होंने किए, 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव भी लिए। अब उसमें नौकरशाही कितने आगे आती है आड़े, फिर उसमें जो फंड्स और उनका अलग अलग योजनाओं के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसका एग्जीक्यूशन कितना हो पाता है, आगे उसमें बैंकिंग सिस्टम की क्या भूमिका रहती है, पूरे देश की जो इकोनॉमी है, माने इतनी चीज़ें एक साथ चल रही हैं देश के अंदर। मैं मेक इन इंडिया, चाहे वो डिजिटल इंडिया, चाहे वो अलग अलग तरह के उनके एक अच्छा भारत उनका स्वप्न था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, दिव्य भारत, भव्य भारत, स्वस्थ भारत, कई नारे थे उनके। अब इन नारों के बीच में कितना उसमें वो डिलीवर कर पाए, उसी के आधार पर मुझे लगता है स्वामी रामदेव का मोह थोड़ा भंग हुआ है, जो स्थितियां हैं या जो रिजल्ट्स रहे पिछले 4.5 साल के, उससे। नहीं, मैं तो साधु तो वैसे मोही होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी से हमारा प्रेम है, लेकिन विपक्ष से भी हमारा कोई बैर नहीं है। साधु को तो निर्भय होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, निर्मोही होना चाहिए। मोदी सरकार के 4.5 साल के काम को 10 में से कितने अंक देंगे बाबा रामदेव? देखो भाई, हम जो है नंबर्स के चक्कर में नहीं पड़ते, साधु जो है ना वो बिना नंबर के। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब 2014 में चुनाव होने थे तो बाबा रामदेव ने बहुत कोशिश की कि मोदी सरकार का अच्छा नंबर आए, और कई मंच आपने साझे किए, काले धन का मुद्दा उठाया आपने, एक एजेंडा लेकर आप आगे बढ़े। नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, देश में मुद्दा काला धन आज भी है, भ्रष्टाचार आज भी है, भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना आज भी मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, किसानों की बदहाली, जो दलित, शोषित, वंचितों के साथ में हर क्षेत्र में हमें अच्छा करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, हर फील्ड में अच्छा करेंगे तो ही तो देश अच्छा बनेगा। हम भारत की बात करते हैं, लेकिन हमारी जो चर्चाएं हैं, अब आप राजनीति की देखो, चुनाव कैंपेन के अंदर विकास जो है उसकी बात कभी आप देखो, अब तो किसान छाया हुआ है। अब तो सबसे ज्यादा परेशान किसान है, लेकिन सब पार्टियों के मुंह पर कोई कहता है कि मैंने कर्जे 2 दिन में माफ कर दिए, दूसरे ने 4.5 साल में नहीं माफ किए। किसान के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारियां हो रही हैं, और आप जिक्र कर रहे थे अभी कि किसान ही दुखी है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि मौजूदा सरकार ने उतना नहीं किया कि विपक्ष को मौका मिला। देखिए भाई, मैंने एक बात कही है पिछले दिनों, शायद आपने सुना होगा, मैं राजनीतिक तौर पर सर्वदलीय और निर्दलीय हूँ, और मैं देश से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं भी देश के हित में ही पूछ रहा हूँ, मैं भी अपनी राय रख रहा हूँ, फकीरों से भी राय ले रहे हैं। देश में सब लोग वजीर बने, अमीर बने, आगे बढ़े। देखो, आपने मुझे 15-20 साल पहले भी देखा है, एक गुफा कंदरा में रह कर के भी लोग मेरी भगवान की तरह पूजा कर रहे थे। मैंने अपने प्रतिष्ठा को और पैसों को, माने किसी की चाह न रखते हुए कि मेरा देश आगे बढ़े और मेरा देश बचे, उसके लिए जब एक पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, उस पॉलिटिकल वैक्यूम के दौर में भी देश में जो मैंने अपना देश के प्रति उत्तरदायित्व समझा, उस राष्ट्र धर्म को निभाया। अभी अपने योग धर्म और सेवा धर्म पर ज़्यादा फोकस्ड हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग चाहे जो नारे लगाएं, चाहे जो है वादे और चाहे जो मुद्दे उठाएं, लेकिन इन सब के बीच में देश आगे रहना चाहिए, कंट्री फर्स्ट, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम,
राष्ट्र सर्वोपरि। जहाँ किसान रो रहा हो, जहाँ रोजगार ना हो, जहाँ बिजली पानी आज भी समस्या हो, आप मानते हैं कि वहाँ पे ये नारा सही है कि भाई देश सबसे आगे है? देश आगे करना है तो इन सब चीज़ों से तो पार पाना होगा ना स्वामी जी। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, लीडर्स हो, मैं देख रहा हूँ कि मतलब लोग ना अपने मंसूबों के लिए अपने कोई एजेंडो, कोई हिडन एजेंडों के लिए देश को दांव पर लगाते, ये ठीक नहीं मानता। आप अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं, ये आपको लगता है? विदेशी कंपनियों के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, हमने खड़े होकर के नहीं दिखाया, उनको पटखनी दी। आपका 12,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कहते हैं मॉडल हो गया है पूरा, इससे देश को क्या मिलेगा? 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अभी तक चैरिटी की है, करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आप संतुष्ट हैं मोदी सरकार के काले धन पर हुई कार्रवाई या जवाबदेही को लेकर? सीधा सीधा जवाब चाहिए। देखो, मैं जवाब तो सीधे सीधे देता था, आजकल मुझे डिप्लोमेटिक जवाब देने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वजह? अब सब वजह तो नहीं कही जा सकती। आप संतुष्ट हैं काले धन पर हुई कार्रवाई से? मैं तो अब सुनने सुनाने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूँ। काले धन को लेकर आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था 2014 में। आप संतुष्ट हैं मोदी सरकार के काले धन पर हुई कार्रवाई या जवाबदेही को लेकर? कुछ हुआ काले धन पर, या जहां हम 14 में खड़े थे वहीं खड़े हैं? सीधा सीधा जवाब चाहिए। देखो, मैं जवाब तो सीधे सीधे देता था, आजकल मुझे डिप्लोमेटिक जवाब देने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वजह? अब सब वजह तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कोई दबाव? दबाव किस बात का? बाबा हो गया तो दबाव किस बात का? आपकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ है, लोग भी तो सुनना चाहते हैं ना। मैं तो देखो, जब जरूरत पड़ती है सुनाने की। आप संतुष्ट हैं काले धन पर हुई कार्रवाई से? मैं तो अब सुनने सुनाने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूँ। वेद में एक मंत्र आता है, स्वेन कृतना संबोधित, अपने कर्म से बोलो। तो मैंने हमेशा कर्म किया। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से सरकारी स्कूल में, गुरुकुल में पढ़ करके यहाँ पहुँचा हूँ, तो कर्म करके और देश के करोड़ों लोगों का विश्वास अर्जित करके पहुंचा हूं। तो मैं ऐसे ही चाहता हूं, देश के लोग जैसे मैंने कर्म किया ऐसे कर्म करें। जैसे हमने विदेशी कंपनियों को धूल चटाई, उनको शीर्षासन कराया और बहुतों का मोक्ष होने की तैयारी है, ऐसे हर एक व्यक्ति आगे बढ़े तो देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा? 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी रिसोर्सेज, अपने नॉलेज को, अपने रिसोर्सेज को, अपने अफेयर्स को हम डालें और फिर देश को आगे लेकर के आए। बस मैं तो इसी पर फोकस्ड हूँ। सियासी तौर पर अब थोड़े डिफोकस हुए लग रहे हैं मुझे आप। वो मैंने आपको सौंप रखा है काम, ये सारा काम मैं ही करूंगा तो मीडिया बेरोजगार हो जाएगा। अच्छा, आपके बहुत सारे आलोचक ये बात कहते हैं कि सियासी तौर पर भी सरगर्म रहते हैं बाबा, और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सियासत को भी इस्तेमाल करते हैं। इस देश को बढ़ाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए मेरा अपना क्या एजेंडा है बताओ? एक झोले के अलावा मेरी कुल संपत्ति ये है कि मेरा एक दो पेन रहता है, एक दो डायरी रहती है, मेरे झोले में रहती है। ना कोई जो है लैंड, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई एजेंडा अपना। एक ही मकसद है, जिएंगे देश के लिए और अंतिम श्वास तक भारत माता की सेवा करेंगे। भारत माता हमारी आराध्या, और कोई एजेंडा है ही नहीं। इसमें कहाँ बिजनेस आ गया? अब ये बताओ भाई, ये कोलगेट वाले, ये कोका कोला पेप्सी वाले, लक्स लाइफ बॉय वाले, ये जो है हमारे मामे लग गए, हमारे फूफे लग गए, रिश्तेदार लग गए। क्या लगते हैं? ये रॉयल्टी के नाम पर, प्रॉफिट के नाम पर, रॉ मटेरियल के नाम पर पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करके हर साल लाखों करोड़ रुपए लेकर के जाते हैं। 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था अपनी विदेशी कंपनियों का कब्जा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी के घाव तो अभी सूखे नहीं है। मैंने तो यही तो कहा, देश का पैसा देश में रहे। आप अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं, ये आपको लगता है? देखो, हमने जो लोग कहते थे कि विदेशी कंपनियों के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, हमने खड़े होकर के नहीं दिखाया, उनको पटखनी दी। आपका 12,000 करोड़ रुपए का बिजनेस कहते हैं मॉडल हो गया है पूरा, इससे देश को क्या मिलेगा? आपने कहा कि हमारा कुछ नहीं। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अभी तक चैरिटी की है, करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। इस देश के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा योग का सेंटर, सबसे बड़ा आयुर्वेद का सेंटर, सबसे बड़ा रिसर्च का सेंटर, सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का सेंटर, और अपनी जो वैदिक कल्चर, हेरिटेज, नॉलेज है उसके ऊपर सबसे बड़ा एजुकेशन का सेंटर, वैदिक नॉलेज और ट्रेडिशन पर आधारित सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। माने लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगी में खुशहाली, उनको स्वास्थ्य, उनको समृद्धि, रोग मुक्ति, व्यसन मुक्ति, उनके जीवन में संयम, सदाचार। माने आप यदि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से पतंजलि का मूल्यांकन करेंगे तो क्या नहीं दिया हमने इस देश को? लिया क्या ये बताइए आप?
खाली जो है जिंदगी जीने के लिए शायद 2 वक्त कुछ खाया होगा, वो भी 18 साल तक तो अनाज भी नहीं खाया। कोई ऐसे घास देखिए, फूस खा आपको करके जिंदा जहाँ रहते हैं। जहाँ जमीन चाहते हैं, गार्डन के लिए जमीन मिल जाती है, और क्या चाहिए। 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए, जिसमें से 3 से बीजेपी उखड़ गई और कांग्रेस आ गई। आपको क्या लगता है, अच्छे दिन जाने वाले हैं? क्षमता रखो और कर्म करो, कर्म करोगे फल मिलेगा। राहुल ने कर्म किया, देखो उनको, राहुल जी को फल मिला। ये सेमीफाइनल में तो अब हार हो गई, इस हार का 2019 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? इस समय मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोई कुछ नहीं कह सकता। चलिए, आपने राहुल जी के कर्म पर मोहर आपने भी लगा दी। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि बड़े नेता हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगले, लगता है? देखो, प्राइम मिनिस्टर बनना किसके कर्म धर्म में है, ये तो विधि का विधान जाने। हम एक ही बात कहते भाई, जो भी देश पर राज करें वह देश के साथ धोखा ना करें। इस बार क्या राम मंदिर मुद्दा होगा, किसान मुद्दा होगा, या पाकिस्तान मुद्दा होगा? देखिए, राष्ट्र मुद्दा होना चाहिए, ये तीनों ही राष्ट्र मुद्दे बना दिए गए हैं पार्टियों की ओर और से। राम राजनीतिक एजेंडा नहीं और राम वोट बैंक नहीं है। पांच राज्यों में अभी चुनाव हुए, जिसमें से 3 से बीजेपी उखड़ गई और कांग्रेस आ गई। आपको क्या लगता है, अच्छे दिन जाने वाले हैं? अच्छे और बुरे दिन योगी को तो एक रहना चाहिए, और राजनीतिक पार्टियों को दिल में मत रखिए बात। समत्वम योग उच्यते, और योगा कर्म से कौशलम। समता रखो और कर्म करो, कर्म करोगे फल मिलेगा। राहुल ने कर्म किया, देखो उनको, राहुल जी को फल मिला। तो बीजेपी ने कर्म नहीं किया? मोदी जी कर्म कर रहे हैं, अमित जी कर्म कर रहे हैं, गडकरी जी कर्म कर रहे हैं, इनको भी फल मिलेगा। कर्म फल व्यवस्था और भगवान की न्याय व्यवस्था अटूट है, ये मैंने देखा है। अब देखो, इसको लोग ना अन्यथा अर्थ लगा लेते कई बार, इसलिए हमको बड़ा सोच के बोलना पड़ता है। मैंने कहा भाई, जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। राहुल का कर्म बेहतर था इस बार मोदी के। तो मेरे से पिछली बार किसी ने पूछा राहुल को भी मिलेगा, मैंने कहा जो कर्म करेगा उसको मिलेगा। राहुल जी कर्म करेंगे तो राहुल जी को भी मिलेगा। तो मैं न राहुल जी की बात कर रहा हूँ, न मोदी जी की, न अमित जी की, न गडकरी जी की, न जेटली जी की। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं भगवान की कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और भगवान के विधान पर अखंड अटूट विश्वास रखता हूँ। चलिए, आपने राहुल जी के कर्म पर मोहर आपने भी लगा दी। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि बड़े नेता हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगले, लगता है? देखो, प्राइम मिनिस्टर बनना किसके कर्म धर्म में है, ये तो विधि का विधान जाने। हम एक ही बात कहते भाई, जो भी देश पर राज करें वह देश के साथ धोखा ना करें। वेद का मंत्र है, मावस्ते नहीं सदा, बुरे लोगों का पर राज ना। भाई जो भी पार्टियां हैं, भाई भगवान इन सबको सद्बुद्धि दे और ये सही रास्ते पर चलते रहे। आपको लगता है कि आपने कहीं विश्वास किया और आप, वो सरकार आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी? मैं एक दर्द देख रहा हूँ आपके मन में, जिसको आप बार बार चाह के भी रोक रहे हैं। अरे ना, हमारे दिल में कोई दर्द नहीं है, तो हम तो दरिया दिल वाले। फकीर को किस बात का दर्द, और जिसको दर्द हो गया वो फकीर कैसा। ये सेमीफाइनल में तो अब हार हो गई, इस हार का 2019 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए, राजनीति में जय पराजय ये सब चलता रहता है, और अब 2019 किसका होगा, इस समय मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोई कुछ नहीं कह सकता। क्यों? इसमें संघर्ष है, चुनौतियाँ हैं, और अभी से इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो भी होगा संघर्ष बड़ा जोरदार होगा। आप मोदी साल के कामकाज से संतुष्ट हैं? नहीं, मोदी जी ने, मैंने कहा ना, उनका नीयत, उनका नेतृत्व, उनकी नीतियाँ सच में देशित की। आप संतुष्ट हैं यानी? देखो, संतुष्ट मेरे होने या ना होने से मतलब नहीं है। फिर कांग्रेस क्यों कहती है चौकीदार चोर है? मैं कहता हूँ, देश के, देखो लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर पॉलिटिक्स चलती है, और देश में पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस के साथ परसेप्शन ये बड़ा मायने रखता है। तो इसको परफॉर्मेंस भी हमारी अच्छी हो, परसेप्शन भी अच्छे हो। यानी आपका कहने का भाव ये है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि परसेप्शन तो अच्छा है लेकिन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। आप ये बताओ, आप ज्योतिषी कब से बन गए? जब से आपसे वास्ता पड़ा है। मेरे दिल की सारी, मतलब ऐसे ऐसे प्रकट कर रहे हो जैसे साक्षात ब्रह्म प्रकट हो। मुझे लग रहा है कि आपके मन की बात बाहर नहीं आ पा रही है, मैं उसमें मदद कर रहा हूँ। साधु का मन तो एकदम पाक साफ होता है, उसमें क्या बाहर भीतर सब एक है। यदंतरम यद 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 अभ्यंतर यद बाह्यम तदंतरम यदंतरम तद बाह्यम।
आप बात करते थे, मैंने जितनी बार भी आपको सुना है जब तक मोदी सरकार सत्ता में नहीं थी, कि छोटे नोट होने चाहिए, भ्रष्टाचार रोकना है। तो कई बार आपने हरिद्वार में भी कहा, कई बार मैंने आपको हिमाचल मैंने तो राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था इसका। तो यहाँ तो बड़े नोट आ गए उल्टा। छोटे नोट होने चाहिए और ज़्यादा नोट नहीं होने चाहिए, कम करेंसी होनी चाहिए, धीरे धीरे कैशलेस करेंसी की तरफ, इकोनॉमी की तरफ देश को बढ़ना चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। मतलब ये जो नोटबंदी था डिजिटल ना, पेमेंट तो किया, वो क्रांति आई है। देखो लेकिन नोट 1000 की बजाय 2000 का आ गया। वही बात है, वो तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। पहले दिन से मैंने उसका विरोध किया है और ये भी मैं कह रहा हूँ कि नोटबंदी के साथ और इसमें जो टैक्स टेररिज्म से जिस तरह से छुटकारा मिलना चाहिए था, जीएसटी उसमें एक बड़ा पहलू था, उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर भी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन मैं मानता हूँ कि नोटबंदी के साथ साथ और भी दूसरे कदम उठाने चाहिए थे। खास करके यदि इस पूरी प्रक्रिया को बहुत और ज़्यादा प्रामाणिक, पारदर्शी, दूरदर्शिता के साथ और इफ़ेक्टिवली लागू किया जाता और साथ में जो ट्रांजैक्शन टैक्स का हमारा जो सुझाव था वो भी साथ में लागू होता, तो टैक्स से भी सरकार के खजाने भरे हुए होते और अलग अलग तरह की जो वापस वही जितने नोट लिए थे उतने वापस छापने पड़ गए। आपको लगता है कि नोटबंदी से देश को कुछ मिला? अब भाई देखो, ज़्यादा गहरे विश्लेषण में चले गए आप। कुछ काम अपने लिए रखो ना साहब, वापस ही करवाओगे। देश को मिला कुछ नोटबंदी से या नहीं मिला? क्योंकि आज तक ये नहीं बता पाया कोई कि इसका इतनी ब्लैक मनी थी और इतनी आ गई बात। मीडिया में एंकरिंग आपको करनी पड़ेगी, खेत में खेती किसान को करनी पड़ेगी। कोई पार्टी अपने को जो है खाने को दाने नहीं देगी। अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा तो फीस आपको देनी पड़ेगी। आप बीमार हो गए तो उपचार आपको लेना पड़ेगा। राजनीति क्यों उनके नाम पे होती है? तो राजनीति का काम इतना, ये नीतियाँ अच्छी बना रही हो, नीयत ठीक रख ले। नीयत में खोट है ना, मैं ये देखो गलत बात है। देखो अपनी बात यदि मेरे उसमें डालोगे तो खाते में, ये गलत बात होगी। फिर देखो नहीं, आपने कहा कि नीयत ठीक रख लो, मैंने कहा नीयत में खोट है। मैंने कहा सब राजनीतिक दलों की नीयत और नीति अच्छी होनी चाहिए। आपको लगता है कि राफेल में कोई गड़बड़ हुई है? जंगल में बैठे हो, कोई योग ध्यान धर्म की बात कर लो। देश की सियासत कपालभाती कर रही है और कपालभाती के माहिर से ये बात ना पूछी जाए, जो पेट के मर्ज पकड़ लेते हैं वो समाज के मर्ज तो जानते ही होंगे। नहीं, कपालभाती अनुलोम विलोम से दिल दिमाग पेट सब ठीक रहता है, लेकिन इस समय इसमें बहुत सर्दी के माहौल में भी राजनीतिक गर्मी कुछ ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो इसलिए हमने कहा ज़्यादा आग मत लगाओ। चलिए ये बताइए कि पिछली बार चुनाव था तो बहुत सारे मुद्दे थे चुनाव में। काला धन आप लेकर आए थे, घपले घोटाले थे, भ्रष्टाचार था, परिवारवाद था, जातिवाद था। इस बार क्या होगा? नहीं, मैंने काला धन का मुद्दा उठाया और वो हकीकत है। मैंने जितना योग शास्त्र, आयुर्वेद और वेद शास्त्रों पर अध्ययन किया उतना अर्थशास्त्र पर अध्ययन किया। पूरे वर्ल्ड में जो है पैरेलल ब्लैक मनी की इकोनॉमी चलती है, ये आज भी कह रहा हूँ मैं। लेकिन उस पे असर क्यों नहीं हुआ? आप तो उसी एजेंडे को लेकर मोदी साहब के मंच पे गए थे। उस दिन जब मोदी जी चुनाव जीत गए, मैंने कहा जी काले धन का मुद्दा सौंपा आपको, अब हम काले मन को ठीक करने का काम करेंगे। मैं अभी भी अपने काम पर लगा हुआ हूँ। अब ये सियासतदानों को चाहिए कि सब मिल करके। उल्टा मैंने बहुत सारे, मैं आप स्वामी जी आपकी और इजाफा कर दूं, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में कई ऐसे बड़े सियासतदान हैं जिनके खिलाफ जांच हुई, लेकिन वो जांच 2014 के बाद वहीं खड़ी है जहां 2014 से पहले खड़ी थी और उसमें कुछ करना नहीं है, केवल प्रोसिक्यूशन और ईडी को काम करना है, वो भी नहीं हुआ। तो इसके बाद ये सवाल पूछना तो बनता है ना कि काले धन का झंडा आपने उठाया था, उस झंडे का क्या हुआ? नहीं, जो भी हमारा झंडा है और एजेंडा है वो पूरा बुलंद है। बस इस समय हमने फोकस जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग पर किया हुआ है। इस बार क्या राम मंदिर मुद्दा होगा, किसान मुद्दा होगा या पाकिस्तान मुद्दा होगा? देखिए, राष्ट्र मुद्दा होना चाहिए। ये तीनों ही राष्ट्र मुद्दे बना दिए गए हैं पार्टियों की ओर से। और राम राजनीतिक एजेंडा नहीं और राम वोट बैंक नहीं है। राम हमारी अस्मिता, हमारे सम्मान, स्वाभिमान, हमारे गौरव, आदर्श, हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे। तो मंदिर एक अलग मुद्दा है। मंदिर वो हमारी राष्ट्रीयता का मुद्दा है, हमारे गौरवशाली अतीत का मुद्दा है। अब भाई अयोध्या में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मक्का, मदीना, वेटिकन सिटी में बनेगा? तो जो अब जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक की हमारे गुरुओं की परंपरा है। जहाँ हमारे गुरुओं ने विचरण किया, विहरण किया, वहाँ पर मंदिर बने।
वो गुरुद्वारे बने। तो जो हमारे धर्म स्थान है वो एक अलहदा मुद्दा है, और मुझे लगता है राम मंदिर एक बार बन जाना चाहिए, और उस राम मंदिर को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और उसको वोट बैंक नहीं मानना और चाहिए। उसको पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है। और दूसरा, आपको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है? आपने कहा कि विधेयक लेके आओ। देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हमारा चरित्र राम जैसा हो ना, इसे देश में राम राज्य आएगा। आपको क्या लगता है? मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। पर फिर भी सियासतदान हटते तो है नहीं, आपका गाना सुनने के बावजूद बांटने पे लगे हुए हैं। देखिए मैंने कहा ना, राम मंदिर बना दो ना भाई, कानून ले आओ संसद में बना दो। सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है क्या? अरे मैं कह रहा हूँ, देखो अब क्या है, कोर्टों के मुकदमे तो आपको भी पता है पटियाल जी, आपके भी कई खानदान में और कई कई पीढ़ियां बीत जाती है। देखो मैं सुप्रीम कोर्ट पर अनाज था। राफेल का फैसला ठीक, और अगर अयोध्या के मसले पे जनवरी में डेट डाल दी तो गलत। कोर्ट के ऊपर अनास्था प्रकट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इतनी देरी हो जाती है ना, खास करके जो ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं ना, तो कोर्ट भी कहता है चलो चलने दो। क्योंकि कोर्ट जानती है कि ये चुनाव आया, इसलिए ये तेजी पकड़ाना चाहते हैं। 25 साल से चुनाव कितने आ लिए, कितने चले गए। तो ये भी तो चुनाव के वक्त ही आता है। अरे भाई देखो, जो आतंकवादियों के मुद्दे और देश हित के मुद्दे 12 बजे कोर्ट खोल करके सुबह तक फैसले सुनाए जा सकते हैं, तो इसमें भी सुना लो ना भाई। या तो भाई कोर्ट कर दे काम, नहीं तो ये संसद से हो जाए। ये मैं तो कहता हूँ ये मुद्दा एक पूरा हो जाए, ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। कब तक, मतलब जो भगवान हम सबके पूर्वज हैं, जो हम कोई उनको अवतार मानता है, जिस रूप में भी जो मानता है, तो जो भगवान सर्वोपरि है, तो देश में संसद सर्वोपरि है, कर दो काम। यहाँ ऐसी कौन कौन सी औषधियां हैं जो ज्यादा भारतीय सियासतदानों के काम आ सकती हैं? शतावर खाओ, सेहत बनाओ। क्या फायदा होगा इन सियासतदानों को? सियासतदानों के मसल्स बड़े मजबूत बनेंगे तो जो भी लड़ेंगे आपस में बढ़िया लड़ेंगे लड़ाई। कुश्ती करवा रहे हो आप? गुस्से जोरदार होनी चाहिए, 2020 मैच होता है ना। कोई ऐसी औषधि है कि अब वोट के लिए झूठ बोलना छोड़ दें? अच्छा ये बताइए, वो एक किताब है जो आपके ऊपर लिखी जा रही है, आपको इतराज है कि गवर्नमेंट टू टाइकून, उसमें किस विषय पे आपको इतराज है? उसमें आप सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं जो झूठे लोग हैं उनको तवज्जो नहीं देना चाहता, इसलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपसे इतनी बात कहूँगा, लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए, मैं तो उसका खुद पक्षधर हूँ। लेकिन आप किसी को दुष्चरित्र कहें, किसी को हत्यारा कहें, किसी के चरित्र मतलब किसी के कैरेक्टर के ऊपर आप खाली ऐसे ही कि मैंने ऐसे अखबारों में पढ़ा था, सोशल मीडिया में देखा था और पुस्तक लिख डाले, ये किसी के चरित्र हनन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोई हो, चाहे स्वामी रामदेव नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड का हो, वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका में कहीं पर भी हो, किसी के चरित्र हनन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। हाँ बाकी आप लिखो तो मतलब मेरे बारे में वो ठेकेदार कौन होते हैं जो मेरा चरित्र हनन करे? तो उनको यदि अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो मुझे भी अपने चरित्र के संरक्षण की आज़ादी है। यहाँ पर जो अब मोरनी में आपने औषधियाँ उगानी है, यहाँ ऐसी कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो ज़्यादा भारतीय सियासतदानों के काम आ सकती हैं? शतावर खाओ, सेहत बनाओ। 400 रुपये किलो मिलेंगे यहाँ किसानों को भी। 400 रुपये किलो तो हम खरीदते हैं, खरीदने में बाजार में तो 1000 किलो से ज़्यादा महंगी बिकती है। फिर उसमें प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। और क्या फ़ायदा होगा इन सियासतदानों को? सियासतदानों के मसल्स बड़े मजबूत बनेंगे तो जो भी लड़ेंगे आपस में बढ़िया लड़ेंगे लड़ाई। कुश्ती करवा रहे हो आप? गुस्से जोरदार होनी चाहिए, 2020 मैच होता है ना। कोई आप ऐसी औषधि, फिर वो सर्पगंधा खाएं, बीपी बढ़ जाए तो सर्पगंधा खाएं, शुगर बढ़ जाए तो गिलोय खाएं, और यहाँ की ऑर्गेनिक कोलेस्ट्रॉल घोषित किया तो अच्छी खाएं ना साग सब्जियाँ, तो फिर बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, SLMS, विटामिन डी, कैंसर जैसी बीमारियाँ नहीं होगी। आजकल बहुत कैंसर फैल रहा है। कोई ऐसी औषधि है कि अब वोट के लिए झूठ बोलना छोड़ दें? उसके लिए तो जो है भगवान की प्रार्थना, उपनिषदों में एक मंत्र है, समूलो ऐश परिशस्यति और नृतम अभिवदति, सत्यमेव जयते नानृतम। ये उपनिषद का ही मंत्र है। मुझे लगता है इन लोगों को ना ये रखना। अब मैं एक बात आपको बोलता हूँ, ये झूठ बोले, जो झूठ बोलेगा वो नष्ट होगा। मैं शाप नहीं दे रहा हूँ, ये एकदम हकीकत बता रहा हूँ। माने ये तो मैंने उपनिषद का संदर्भ कहा। चाणक्य कहते हैं
अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तो एकादशे वर्षे समूलम तत् विनश्यति। जो झूठ बोलेंगे नाश होगा उनका, कोई बोल ले। एक दिल की बात पूछ लूं, अरे अभी तक कहाँ से पूछ रहा था? आप मौजूदा राजनीतिक हालात से व्यथित हैं, ये बात सही है? ना, मैं बहुत खुश हूँ। मन मस्त फकीरी धारी है, एक ही धुन जय जय भारत। मैं मस्त हूँ, कोई स्ट्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं है, आनंद में। ये जो हर्ब गार्डन आपने बनाया, क्या ऐसा देश में कोई और हर्ब गार्डन है या नहीं? ये माने हर्बल फॉरेस्ट, माने जंगल के बीच में जड़ी बूटियों की पहचान करने का एक पहली बार आज़ादी के बाद ये काम हुआ है। और मुझे लगता है ये काम पूरे देश में अन्य जगह पर भी होना चाहिए। और जंगलों का उपयोग जो है वो समृद्धि बढ़ाने के लिए होना चाहिए। जैसे यहाँ करीब 4 लाख पेड़ पौधे लगाए गए और यहाँ करीब 125 यहाँ पर औषधीय वाटिकाएं बनाने की योजना है। तो ये एक तरह से जंगलों को और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है और उनकी हिफाजत रखते हुए हम कैसे समृद्धि के शिखर छू सकते हैं, उसका ही प्रयास है। अन्यथा तो लोग जंगल काट देते हैं और जड़ी बूटियों को खोद करके उनको ख़त्म ही कर देते हैं। तो एक तरह से जड़ी बूटियों के प्रोटेक्शन का भी काम हो और उनके प्रोटेक्शन के द्वारा एक नई समृद्धि का इतिहास भी लिखा जाए। स्वामी जी, जहाँ भी इस तरह के, ये अच्छी पहल है, आप जहाँ भी ये बनाते हैं, सोलन के पास भी बनाया था, मैं वहाँ भी गया। फिर जब सरकारें बदलती हैं तो आपके साथ फेस टू फेस क्यों हो जाती हैं? वो कहते हैं इनको फायदा दिया गया है, पिछली सरकार ने। ये सियासी जो प्रतिद्वंद होता है वो आपकी औषधियों पे कैसे असर डाल देता है? मुझे लगता है अब सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि जो भी देश हित के काम होते हैं ना, उसमें रूलिंग और अपोजिशन पार्टी ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं आना चाहिए, उसमें निष्पक्ष रहना चाहिए। एक बार आपने पानीपत की सभा में कहा था कि हम अपने लोग चुनाव में उतारेंगे, फिर आपने उस फैसले से एक कदम पीछे हट गए। मैंने आपको लगता है कि वो फैसला सही था, लड़ा देना चाहिए था चुनाव? देखो, मैंने ये कहा था एक स्वस्थ राजनीतिक विकल्प होना चाहिए। मुझे खड़े करने होते उम्मीदवार तो जो है मैं तो कर देता अभी तक काम। अब है कोई मन में इच्छा है? नहीं। देखो, हमेशा यही इच्छा रही है कि मेरे देश में राजनीतिक पवित्रता हो, सच्चरित्रता हो और उसके द्वारा मेरा राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करे और देश विश्व की आर्थिक आध्यात्मिक महाशक्ति बने। खाली इकोनॉमिक पावर ही नहीं, खाली मिलिट्री पावर ही नहीं, खाली पॉलिटिकल पावर ही नहीं, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, हर फील्ड में भारत आगे बढ़े। बस यही एक इरादा है और इसी के साथ हमने देश में एक जज्बा पैदा किया और उसके अलावा कोई, मैंने कहा ना, कोई हिडन एजेंडा। ऐसा कोई हर्ब गार्डन आपका पहले भी है हरियाणा में या पहला है? नहीं, ये मैंने कहा पूरे देश का पहला है जिसमें हर्बल फॉरेस्ट एक नई शुरुआत, नई सौगात दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप ऐसे ही सौगात देते रहें और अगली बार मुलाकात होगी तो शायद आप अपने दिल की बातें और खोलकर बताएंगे। अभी मोरनी के जंगलों से बाबा रामदेव जी से इतना ही। आप खबरों के लिए बने रहिए।